गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टी.एस. सेंथा स्कूल। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 2 वर्ण, शब्द और वाक्य का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने इन सब का अध्ययन किया था, पर इस अध्याय में इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ को आज हम शुरू करते हैं। वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। ऐसी ध्वनियाँ जिनको और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सके वो क्या होती हैं? वर्ण होती हैं। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह शब्दों का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों एवं उनके नामों को ध्यान से देखिए। आपकी पुस्तक में बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र हाथी का है, दूसरा सूरज का है और तीसरा चित्र एक औरत का है जिस पर माता लिखा हुआ है। अब हम इन चित्रों में इनको खंड करके देखेंगे तो इनमें कितनी ध्वनियाँ होती हैं और ये कैसे प्रयुक्त हुई हैं। जैसे हाथी शब्द में ध्वनियाँ हैं ह, आ, थ, ई, तो इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। सूरज शब्द में ध्वनियाँ हैं स, उ, र, अ, ज, आ। सूरज में 6 ध्वनियाँ हैं। माता शब्द में ध्वनियाँ हैं म, आ, त, आ। इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा या आप भी स्कूल जब सबसे पहले गए थे तो हमें सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, अ से लेकर ज्ञ तक। वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, आयुर्वह तथा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर पर चर्चा करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो सके उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनको किसी की सहायता नहीं होती है, क्या उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं होती है और इनको उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो बिना रुकावट के ही बाहर निकल जाती है, उनको स्वर कहा जाता है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है और ये 11 स्वर कौन से हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। अब है अयोगवह, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। कैसे वर्ण? जो तो ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, उनको अयोगवह कहते हैं। जैसे पहला है, इस आ पर बिंदी लगी हुई है, इसे कहेंगे अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह होता है बिंदी। जैसे हा पर जब बिंदी लगा देंगे तो लगे हंस, गंगा, कंगन, चंदन आदि। दूसरा है विसर्ग। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। इसका उच्चारण कंठ यानी कि गले से होता है। इसे बोलते समय हा की आवाज़ आती है जैसे, और इसको वर्ण के बीच में या लास्ट में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। और फिर है अनुनासिक। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। अनुस्वार का नाक से किया जाता है, विसर्ग का कंठ से किया जाता है और अनुनासिक का मुंह और नाक दोनों से होता है। अब जो आँख के ऊपर चंद्रबिंदु, आ के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे, ये बोलेगा आँख, हंसना, 5 आदि। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक का स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। ये याद करने वाली बात है बच्चों। अनुस्वार का, विसर्ग का और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है? स्वर के बाद में होता है और व्यंजन से पहले होता है। अब हम व्यंजन को पढ़ते हैं। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको हेल्प ले सहायता लेनी पड़ती है, किसकी? स्वर की,
किसमें? उच्चारण करने के लिए, तो वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। हिंदी में 23 व्यंजन है, किंतु 2 अतिरिक्त व्यंजन ड और ढ इनको मिला दें तो 35 व्यंजन हो जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से क से लेके ह तक, और डा और ढा को मिलाकर 35 व्यंजन हैं। विशेष ड और ढ को का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता, जैसे लड़का, पढ़ाई, सड़क आदि। व्यंजनों को बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है। और ये हुआ जब ड के नीचे हमने बिंदी लगाई तो ढ बोलेगा, ये ढ, लड़का, पढ़ाई, रुकना पड़ता है। फिर है संयुक्त व्यंजन। किन्हीं 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्रय। अब संयुक्त व्यंजन किन किन के मेल से बने हैं इनको हम देखते हैं। पहला है श। श बनता है क और श से, इनको मिला पे वर्ण बनते हैं रक्षा। ये शब्द बना इससे रक्षा, रक्षक, भिक्षा। फिर है त्रय। त्रय जो वर्ण है वो बना है त और र से। मित्र, सत्र, पवित्र, ये से एक शब्द बन जाते हैं। फिर है ज्ञ, ज और अ, ज्ञात, ज्ञान और यज्ञ। श्रय, श और रा से मिलकर बनाया है ये, तो परिश्रम, श्रवण, आश्रम इसके उदाहरण हैं। अब मात्राएं कौन सी होती हैं और कैसे लगती हैं? शब्द रचना में व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर का रूप परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। बच्चों, आप अपने पुस्तक में देखोगे तो आपको स्वर, मैंने बताया था स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ और ओ औ। और इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए। मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार होता है और मात्रा वाले शब्द कौन से हैं, ये अपनी पुस्तक में आप देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में आ का मात्रा चिन्ह नहीं होता। जो छोटा आ जिसको हम बोलते हैं अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। प्रत्येक व्यंजन के साथ आ स्वर मिला होता है। और जैसे हमने लिखा क, तो क में अ लगा हुआ होता है। स्वर रहित करने के लिए व्यंजन के अंत में हलंत चिन्ह लगाया जाता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जब वर्ण को अलग करते हैं, उसको स्वर से अलग करते हैं, हम उसको, जैसे हमने लिखा हा को जो हम स्वर से रहित करेंगे तो उसको ह के नीचे हमें हलंत लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो व्यंजन है। और जब हम उसको पूरा हलंत के बिना ही लिखेंगे तो उसमें स्वर लगा हुआ है। रा के साथ उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग रा में ऊ तथा ऊ की मात्रा नीचे ना लगाकर इसके साथ आगे लगती है। जैसे आप बुक में देखो तो र प्लस ऊ बराबर रुपया या रूप। आप पुस्तक को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब है शब्द क्या होते हैं। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। पहला शब्द जो चित्र है वो जौकर का है, कबूतर का है और छाता का है। अब जैसे ज, ओ, क, अ, र और आ, यहाँ पर इन ध्वनियों को ऐसे अलग अलग खंड करके लिखा हुआ है। ज प्लस ओ, तो ज यहाँ पे व्यंजन हो गया और ओ की इसमें मात्रा लगी हुई है, तो ये बोलोगे जो। क में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्यंजन है। और इसमें आ लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, तो क र आधा है, हलंत लग रहा है, और आ इसमें स्वर है, तो ये बन गया र। तो पूरा वर्ड बनेगा, पूरा शब्द बन जाएगा जौकर। इसी तरीके से खग और छाता। दिए गए चित्रों के नाम लिखे हैं जौकर, खग और छाता। ये नाम 2 या अधिक वर्णों के मेल से बने हैं और ये शब्द कहलाते हैं। शब्द की क्या परिभाषा है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है।
सार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जिसका कोई सार्थक शब्द है, कोई ना कोई उसका अर्थ जरूर निकलेगा। जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है इसका मतलब वो सार्थक शब्द है। जैसे मंदिर, गुलाब, महल, खाना, गाय आदि। अब पढ़ते हैं निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई शब्द लिखा हुआ है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है तो इसका मतलब वो कैसा है, निरर्थक शब्द है वो, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे नामा, लागू, लहम, नीपा आदि ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। अब चलते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? माताजी खाना बना रही हैं, राहुल पत्र लिखता है, कोयल गा रही है। वर्ण से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे वाक्य लिखे हैं जिसमें हर वाक्य में अनेक सार्थक शब्द हैं और अंत में पूर्ण विराम लगा है। इन सभी वाक्यों का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे माताजी खाना बना रही हैं, तो यहाँ पे माताजी खाना बना रही हैं, तो माताजी एक शब्द हो गया, खाना एक शब्द हो गया, बना एक शब्द हो गया और रही हैं एक शब्द हो गया, और शब्दों से मिलकर ही वाक्य का निर्माण होता है। इसी तरीके से राहुल पत्र लिखता है, इसमें भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। राहुल का राहुल पत्र लिखता है। इसी प्रकार कोयल गा रही है, तो कोयल एक शब्द हो गया, गा रही है एक शब्द हो गया। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के कौन कौन से अंग हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात बताई जा रही है वो क्या होगा? उसको उद्देश्य कहेंगे। अब यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, विनीता गा रही है, तो कौन गा रहा है? यहाँ पे विनीता गा रही है, तो यहाँ पे उद्देश्य कौन हो गया? विनीता हो गई। और माली फूल तोड़ रहा है, तो फूल कौन तोड़ रहा है? फूल माली तोड़ रहा है, तो माली उस काम को कर रहा है, तो यहाँ पे उद्देश्य कौन हो जाएगा? माली। ऊपर के वाक्यों में विनीता और माली उद्देश्य हैं। फिर है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उद्देश्य, जो उद्देश्य, जैसे पहला वाक्य था विनीता, तो विनीता के क्या कर रही है, वो क्या काम कर रही है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो क्या होगा? विधेय कहलाएगा। जैसे विनीता गा रही है, तो विनीता तो यहाँ पे उद्देश्य थी, और वो गीत गा रही है, तो गीत गा रही है यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। और माली, माली उद्देश्य था। फूल तोड़ रहा है, तो फूल तोड़ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो बच्चों आज का ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहते हैं, और जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं चाहिए होती है वो स्वर कहलाते हैं। किन्हीं दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जहाँ दो व्यंजन मिलते हैं, जैसे बताया था त्रय, त्रय से त्रिशूल जो होता है वहाँ पे त और रा से मिलकर बना हुआ है, तो वहाँ पे दो व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, तो वो क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक वर्ण आ रहे हैं उनसे एक सार्थक समूह बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जो काम कर रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य हो गया, और वो क्या कर रहा है, जिस काम को वो कर रहा है वह क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो बच्चों आज का यह है अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप घर पर इस अध्याय को एक बार वापस पढ़िएगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम अगले अध्याय में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।